आप मानो या ना मानो, पर आपके और उस इंसान के बीच जिसे आप अपना आइडियल समझते हो, बस एक छोटा सा फासला है। इस बुक में आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स सीखने को मिलेंगी जो आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस ला सकती हैं। जैसे कि आप खुद को कैसे कैरी करते हो या दूसरे आपको किस तरह देखते हैं। कभी कभी बात करते टाइम सिर्फ वर्ड्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होते, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, जैसे बॉडी पोस्चर, आई कांटेक्ट, स्माइल या बाकी नॉन वर्बल चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं और आपको डिजायर्ड गोल अचीव करने में हेल्प करती हैं। इन टेक्निक्स की हेल्प से आप भी एक वीआईपी बन सकते हैं। इन टेक्निक्स की बेस्ट बात यह है कि ये काफ़ी अच्छा और इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसे लिखा है ली लोवेंस ने। ली लोवेंस एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं जो लोगों की प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों टाइप की प्रॉब्लम्स दूर करने में उनकी हेल्प करती हैं। इस मामले में उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड और उम्र के अलग अलग लोगों से बात करने के बाद लील ने डिसाइड किया कि वो कम्युनिकेशन के बारे में एक बुक लिखेंगी। उन्होंने 10 बुक्स लिखी हैं और उनकी बुक्स 26 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई हैं। क्या आप किसी को जानते हो जिसके आते ही सबकी निगाहें उसकी तरफ उठ जाएं, जो एक शब्द बोले या घूर कर देखे तो सब चुप हो जाएं? क्या ऐसे इंसान को देखकर आपका मन नहीं करता कि काश आप में भी वो पावर होती? शायद आप भी इस तरह की कमांडिंग पर्सनैलिटी चाहते हो। वैसे भी कौन नहीं चाहेगा कि लोग उसे हाई रिस्पेक्ट दें, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि आपके अंदर भी वो क्वालिटी है, बस आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। अब आप शायद बोलोगे, नहीं मुझ में वो बात कहाँ, या ऐसे लोग अलग होते हैं। पर यकीन मानो, आपके जैसे और भी लोग हैं जिन्होंने ये आर्ट सीखा है। हालांकि ये बात सच है कि कुछ लोग बचपन से ही चार्मिंग पर्सनैलिटी के होते हैं, उन्हें ये आर्ट पैदाइशी मिलती है, जबकि कुछ लोगों को कॉरपोरेट और सोशल लैडर के टॉप पर पहुंचने के लिए ये आर्ट सीखना पड़ता है। अगर इन लोगों के पास्ट देखें तो पता चलेगा कि पहले ये किसी से बात तक नहीं कर पाते थे और आज यही लोग पब्लिक के सामने स्टेज पर खड़े होकर कॉन्फिडेंस से स्पीच दे सकते हैं। इस बुक में आप डिफरेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, केमिस्ट्री और बाकी फैक्टर्स के बारे में सीखोगे जो आपको अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करेंगे और लाइफ में प्रोग्रेस के लिए ये एक इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है। हमेशा याद रखो कि लोगों तक सिर्फ आपके वर्ड्स ही नहीं पहुंचते, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी कुछ बयां करती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी, हाउ टू टॉक टू एनीवन। पहला सबक है हाउ टू मेक योर स्माइल मैजिकली डिफरेंट। लोग कहते हैं कि नॉन वर्बल हिंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि वर्बल हिंट्स। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशंस लास्ट, यानी किसी से पहली मुलाकात में जो इम्प्रेशन पड़ता है वो हमेशा याद रहता है। और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। आप खुद को जैसे भी कैरी करते हैं, सामने वाले की नज़र में आपकी वही पर्सनैलिटी बन जाती है। रॉबर्ट ग्रॉसमैन एक फेमस कैरिकेचर आर्टिस्ट हैं और इस बात को उनसे बेटर भला कौन समझ सकता है। वो अपने ड्राइंग्स के थ्रू लोगों की पर्सनैलिटी एकदम सही कैप्चर कर लेते हैं। हालांकि वो जिन लोगों के कैरिकेचर्स बनाते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता। रॉबर्ट इसे कुछ इस तरह देखते हैं कि पर्सनैलिटी सिर्फ बातों से ही नहीं झलकती, बल्कि किसी के हाव भाव से, पोस्चर से, उसके मूवमेंट से भी उस इंसान के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। कैरिकेचर बनाते वक्त रॉबर्ट इसी इंपॉर्टेंट फैक्टर को लेकर चलते हैं। शायद इसीलिए वर्ड का आर्ट इतना रियल और पर्सनल लगता है कि किसी से कोई डील करते वक्त उसके मूवमेंट्स पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आपका काम बनेगा या नहीं। हर कम्युनिकेशन की शुरुआत स्माइल के साथ करें। ये हमारी गलतफहमी है कि स्माइल करना ज़रूरी नहीं है, खासकर बात जब लीडरशिप, इन्फ्लुएंस या करिश्मा की हो। पर यकीन मानो, आपकी एक स्माइल काफ़ी कुछ चेंज कर सकती है। लोगों को मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद होते हैं। हालांकि ऑथर ने गौर किया कि जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि सीईओ और लीडर्स, ये लोग बहुत कम स्माइल करते हैं, पर जब स्माइल करते हैं तो बाकी भी इनके साथ मुस्कुराते हैं। इन रिस्पेक्टेड लोगों के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि ये मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। बात जब आपकी स्माइल की हो तो इसे फेस पर इजीली जाहिर मत होने दो। यहाँ आपको फ्लोटिंग स्माइल टेक्निक सीखनी पड़ेगी। इस टेक्निक में किसी से बात करते वक्त उसे देखकर धीरे से एक हल्की स्माइल दो, फिर कुछ सेकंड सामने वाले के फेस को गौर से देखते रहो और फिर उसे एक अच्छी सी स्माइल दो। इससे सामने वाले की नज़रों में आप और भी सिंसियर लगोगे। लील ने एक बार अपनी फ्रेंड्स मिसी को ज्वाइन किया, जो अपने 3 पोटेंशियल क्लाइंट से डिनर पर मिल रही थी। अपने फादर की डेथ के बाद मिसी ने अभी अभी अपना फैमिली बिजनेस संभाला था,
लील मिसी से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। मिसी की बड़ी सी स्माइल और दिल खोलकर हंसने की आदत लील को अभी तक याद थी। जब मिसी अपने पोटेंशियल क्लाइंट से बात कर रही थी तो लील को मिसी में कुछ चेंज लगा। हाँ, वो पहले वाली उनकी फ्रेंड मिसी ही थी, पर वो अब पहले से ज़्यादा सिंसियर लग रही थी। डिनर खत्म हुआ और मिसी को अपने क्लाइंट्स की डील भी मिल गई। लील ने मिसी को बोला कि तुम अभी भी वही मिसी हो, पर तुम थोड़ी सी बदल गई हो। तो मिसी ने कहा कि हाँ, अब वो पहले से कम मुस्कुराती है। मरने से पहले उसके डैड ने उसे बोला था कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो लेडी कम स्माइल करे उसे ज़्यादा प्रोफेशनल समझा जाता है। बेशक स्माइल एक एसेट होती है, पर मिसी को उसकी स्लो स्माइल ने ज़्यादा क्रेडिबल बनाया है। और ये बात लील को काफ़ी इफेक्टिव भी लगी, क्योंकि मिसी अब ज़्यादा सिंसियर और स्पेशल लग रही थी। नेक्स्ट है हाउ टू स्ट्राइक एवरीवन एज इंटेलिजेंट एंड इंसाइटफुल बाई यूजिंग योर आइज। यानी अपनी आंखों से कैसे सबको यकीन दिलाएं कि आप एक इंटेलिजेंट और इंसाइटफुल पर्सन हो। हालांकि आई कांटेक्ट यानी आंखों में आंखें डालकर बात करना एक अच्छी बात मानी जाती है, पर काफ़ी लोग इसके अलग अलग मतलब निकालते हैं। कुछ कल्चर्स में इसे जादू टोना समझा जाता है, तो कुछ कल्चर्स में आई कांटेक्ट का मतलब है कि हम सामने वाले को डरा रहे हैं या फिर उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। इसलिए आप जहाँ भी जाएं वहाँ के कल्चर के हिसाब से बिहेव करें तो बेटर होगा। घूमने फिरने की बात अलग है, इसके अलावा कॉरपोरेट वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और बात अगर रोमांस की हो तो आई कांटेक्ट के बिना बात बन ही नहीं सकती। जब आपकी आंखें किसी से मिलती हैं तो आपस में एक रिस्पेक्ट और अटेंशन की फीलिंग आती है, लेकिन जब आप किसी को घूरते हो तो ये बायोलॉजिकल बेस ट्रिगर कर सकता है। यानी उस इंसान की हार्ट बीट तेज हो जाएगी और वो थोड़ा टेंशन में आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही फील होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। आप जब आई कांटेक्ट बनाते हो तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लील ने भी एक्सपीरियंस किया कि आई कांटेक्ट क्रूशियल होता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। एक बार वो सेमिनार कर रही थी जहाँ बहुत से लोग थे, तभी लील की आंखें एक लेडी से टकराईं। वो लेडी उन्हें काफ़ी देर से घूर रही थी। 1 मिनट के लिए भी उसकी नज़र लील से नहीं हटी थी। लील को उस औरत की अटेंशन अच्छी लगी, इसलिए सेमिनार खत्म होने के बाद वो उस लेडी के पास गई। लील ने उससे पूछा, आपने सेमिनार से कुछ सीखा क्या? तो उस लेडी ने कहा कि उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं देता, इसलिए वो लील के लिप्स रीड कर रही थी। लेकिन इसमें भी उसे मुश्किल आ रही थी, क्योंकि लील स्टेज पर चलते हुए लेक्चर दे रही थी और बार बार डायरेक्शन चेंज कर रही थी। उस लेडी की बातों से लील इतनी इम्प्रेस हुई कि उस लेडी को अपने पास बिठाकर पूरा लेक्चर दोबारा समझाया और वो लेडी अच्छे से समझ गई। आई कांटेक्ट की एक और टेक्निक है जिसे स्टिकी आइज बोलते हैं। आपको इमेजिन करना है कि आपकी आंखें आपके पार्टनर की आंखों से चिपकी हैं, जैसे कोई चीज़ ग्लू से चिपक जाती है। जब उनकी बात खत्म हो तो तुरंत आई कांटेक्ट मत तोड़ो, बल्कि धीरे से अपनी आंखें हटाओ, जैसे आप कोई ग्लू का धागा धीरे धीरे खींच रहे हैं। वैसे स्टिकी आइज टेक्निक आदमी और औरत दोनों डिफरेंट वे में अप्लाई करते हैं। जब औरतें आपस में बातें करती हैं कि दोनों उस एक्सपीरियंस को पॉजिटिव रेट करती हैं। यानी नॉर्मली 2 औरतें आपस में बातें करते वक्त फीलिंग ऑफ इंटीमेसी यानी एक क्लोजनेस फील करती हैं, जबकि 2 आदमी बातें करते वक्त एक दूसरे के उतने क्लोज नहीं फील करते। जितना लंबा उनका आई कांटेक्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा दोनों एक दूसरे से एक थ्रेट या अलर्ट सिचुएशन में रहते हैं। तो आदमियों के लिए स्टिकी आइज टेक्निक में थोड़ा चेंज लाने के लिए हम सेमी की स्टोरी पढ़ेंगे। औरतों के मुकाबले आदमियों की थोड़ी सी डिफरेंट स्टिकी आइज टेक्निक होती है। इसके बारे में और पता लगाने के लिए लील ने डिसाइड किया कि वो एक सेल्समैन सेमी को ये टेक्निक करने को बोलेगी। सेमी की आदत थी कि वो अनइंटेंशनली लोगों को हर्ट करता था। उसका ऑरा कोल्ड था, तो लील ने उसे ये टेक्निक अप्लाई करने का सजेशन दिया। लील और सेमी साथ में एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ सेमी ने वेटर पर टेक्निक यूज की। मेन्यू पर नज़र गड़ाए सिर्फ ऑर्डर देने के बजाय इस बार उसने वेटर से आई कांटेक्ट किया। वो वेटर को स्माइल देते हुए गौर से उसकी आंखों में देखता रहा। उस वक्त सेमी एक केयरिंग और सेंसिटिव पर्सन लग रहा था। लील सेमी से काफ़ी इंप्रेस हुई। इस टेक्निक ने सेमी का पूरा ऑरा ही चेंज कर दिया। तो अगर किसी आदमी को क्लाइंट से मिलना है या किसी बॉस या कलीग से डिस्कस करना है तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ स्टिकी आइज टेक्निक यूज करो। इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आपको सिंसियर भी समझेगा और आप भी उसे इजीली कन्विंस कर पाओगे। नेक्स्ट है हाउ टू यूज योर आइज टू मेक समवन फॉल इन लव विद यू। अगर हमारे पास स्टिकी आइज टेक्निक है तो इपॉक्सी आइज भी है। इपॉक्सी एक तरह का ग्लू होता है जिसे हम लकड़ी या कंक्रीट जैसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल चिपकाने के लिए यूज करते हैं।
इपॉक्सी आइज को आप स्टिकी आइज का अपग्रेड वर्जन समझ सकते हो। बहुत से प्रोफेशनल्स जैसे कि लॉयर्स, बॉस, पुलिस और साइकोलॉजिस्ट जैसे लोग किसी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए इसी टेक्निक को यूज करते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के लोग भी किसी सर्टेन आइडिया या प्रिंसिपल पर एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन देखने के लिए ये टेक्निक अप्लाई करते हैं। लेकिन इपॉक्सी आई आखिर है क्या? इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए 3 लोग चाहिए, यानी आप, आपका टारगेट और एक और इंसान। वैसे जब आप 2 या ज़्यादा लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान इस बात पे ज़्यादा नहीं जाता कि कौन बोल रहा है। हालांकि इपॉक्सी आइज के साथ आप स्पीकर पर फोकस नहीं करते बल्कि दूसरे सुनने वाले पर करते हो, जो कि आपका टारगेट है। तो ये टारगेट को कंफ्यूज कर देगा। वो सोचेगा कि आप स्पीकर के बदले उसे इतने गौर से क्यों देख रहे हो। ये टेक्निक स्पेशली ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब आप किसी पार्टी में होते हो या ग्रुप डिनर में या किसी बार में। आपका टारगेट आपकी आंखों में स्पेशल फील करेगा और ये बात वो भीड़ में भी फील कर सकता है कि आपकी सारी अटेंशन सिर्फ उसके लिए है। और आपको भी उसी मोमेंट ये पता चल जाएगा कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं। वर्क सेटिंग में आप इपॉक्सी आइज यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का वर्क आवर्स चेंज करते हैं और उनका रिएक्शन देखना चाहते हैं, इमेजिन करो कि आप बिग बॉस हैं। आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बोल सकते हो कि सारे एम्प्लॉयज़ को एक रूम में इकट्ठा करे और उन्हें कंपनी की डिसीजन के बारे में बताए। और जब HR मैनेजर बात कर रहा हो तो आप एम्प्लॉयज़ के फेस की तरफ देखो। अगर वो ध्यान से बात सुन रहे होंगे तो उन्हें हैरानी होगी कि आप HR मैनेजर के बजाय उनकी तरफ देख रहे हैं। अगर आपको लगे कि एम्प्लॉयज़ अनकंफर्टेबल लग रहे हैं तो एक बार बीच में अपनी नज़र HR मैनेजर पर डालें। अब जब HR मैनेजर उन्हें बैड न्यूज़ देगा कि कंपनी उन्हें डे शिफ्ट के बजाय नाइट शिफ्ट में काम करवा रही है, आप रूम में मौजूद सबके रिएक्शन देख सकते हो। इससे आपके एम्प्लॉयज़ को पता लग जाएगा, उनके रिएक्शन पर नज़र रखी जा रही है कि कंपनी के इस डिसीजन से वो खुश हैं या नहीं। अब बात करते हैं रोमांटिक सेटिंग की। इपॉक्सी आइज टेक्निक किसी का भी दिल पिघला सकती है। ये एक मैसेज देती है कि आप सामने वाले से बहुत इम्प्रेस्ड हैं और उस पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहे हैं। आई कांटेक्ट आपकी बॉडी के लिए भी काम करती है। जब आप किसी की आंखों में गहराई से डूब कर देखते हो तो आपकी बॉडी में एक ड्रग जैसा सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे फेनिलथिलमाइन कहा जाता है। इरोटिकली एक्साइटमेंट की हालत में भी यही सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। इसलिए आई कांटेक्ट लवर्स को मूड ऑन करने में हेल्प करता है। लेकिन याद रहे कि इपॉक्सी आइज पॉजिटिव वे में ली जाए, यानी आप इसे अपने लवर पर ही यूज करो। अगर किसी स्ट्रेंजर पर ट्राई करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये सच है कि इपॉक्सी आइज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है, पर इसे ज़्यादा अप्लाई करने पर आप एरोगेंट भी लग सकते हो। अगर आपको लगे कि इपॉक्सी आइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाल रहा है तो इसे थोड़ा कम करो। अपने टारगेट पर पूरा अटेंशन फोकस करने के बजाय बीच बीच में स्पीकर की तरफ भी देखो। इस तरह आपके टारगेट को आपकी अटेंशन उतनी ही इंटेंस नहीं लगेगी। नेक्स्ट है हाउ टू लुक लाइक ए बिग विनर वेयर एवर यू गो। हम सब खुद को $1 मिलियन का मालिक समझना चाहते हैं। जब हम अच्छे मूड में होते हैं या कुछ अजीब होता है तो हमारा बिहेव और पर्सनैलिटी बदल जाती है। बेशक हमें पता ना चले, लेकिन बाकी लोग जरूर नोटिस करते हैं। जब आप एक विनर की तरह फील करते हो तो आपका सर थोड़ा ऊंचा हो जाता है और शोल्डर्स एकदम सीधे। आपके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और आंखें खुशी से चमकने लगती हैं। लेकिन एक विनर की तरह फील करने के लिए आपको किसी मौके का वेट नहीं करना है। आप बिना कुछ जीते एक विनर का एटीट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। दरअसल विनर्स के फेस पर कॉन्फिडेंस की चमक होती है और वो एक डिग्निटी के साथ खड़े होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस उनके पोस्चर में झलकता है। अगर आप किसी और के जैसा दिखना चाहते हो तो आपको उसकी तरह खुद को कैरी करना होगा। इस टेक्निक को हैंग बाई योर टीथ बोलते हैं। लील जब बच्ची थी तो उन्हें एक सर्कस देखकर इंस्पिरेशन मिली। वॉलेंडस फेमस सर्कस परफॉर्मर्स थे और उनका बेस्ट एक्ट ह्यूमन पिरामिड था। वॉलेंडस जब जमीन के कई 100 फीट ऊपर एक पतली तार पर ह्यूमन पिरामिड बनाते थे तो सबकी सांसें रुक जाती थी और अगर पिरामिड टूट जाए तो नीचे उन्हें बचाने के लिए कोई नेट भी नहीं होता था। ये एक्ट देखने लायक होता था। लील ने नोट किया कि उनका पोस्चर एकदम परफेक्ट था। हैंग बाई योर टीथ टेक्निक भी ऐसी ही है। इसे आयरन जॉ से लिया गया है, जो एक टूल होता है जिसे एक्रोबेट्स हवा में बिना किसी सेफ्टी हॉर्न्स के हवा में स्टंट करने के लिए यूज करते हैं। एक एक्रोबेट आयरन जॉ को दांतों से पकड़ लेता है जो कि छत की रस्सी से बंधा होता है। फिर वो इस टूल की हेल्प से हवा में बड़े ग्रेसफुली घूमता रहता है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। इमेजिन करो कि आपके सर के ऊपर एक आयरन जॉ लटक रहा है।
बस इस आयरन जॉ को दांतों से पकड़े रहो और एक बड़ी सी स्माइल करते रहो। ये आयरन जॉ आपका सर ऊंचा और आपके कंधे सीधे रखेगा। इस टेक्निक की हेल्प से आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, प्राइड और सक्सेस की फीलिंग आएगी। लील एक्रोबेट्स की परफेक्ट परफॉर्मेंस से तो काफ़ी इम्प्रेस्ड थी ही, साथ ही वो इस बात से भी बड़ी हैरान थी कि परफॉर्मर्स कैसे खुद को एकदम परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट करते थे। वॉलैंडस अपने एक्ट के बाद एक लाइन में खड़े हो जाते थे और जब लोग तालियां बजाकर उन्हें प्रेज करते थे तो वो एक साथ सर झुकाकर शुक्रिया अदा करते थे। लील ने नोटिस किया कि उनकी सबकी बैक एकदम स्ट्रेट रहती थी, सर ऊंचा और चिन ऊपर। वॉलैंड्स ऐसे सीधा खड़े रहते थे कि लगता था कि उनके पैर ग्राउंड पर है ही नहीं। उनकी बॉडी के हर पार्ट से एक प्राइड और सक्सेस की फीलिंग झलकती थी और सबकी एडमायरिंग नज़र उन पर टिकी रहती थी। वॉलैंड्स जैसे आप भी बन सकते हो। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि आपको एक्रोबेट बनना पड़ेगा, बल्कि आप भी अपने अंदर उनके जैसा कॉन्फिडेंस और ग्रेस ला सकते हो। नेक्स्ट है हाउ टू विन देयर हर्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू देयर इनर इन्फेंट। अभी तक आपने वो टेक्निक सीखी जिन्हें अप्लाई करके आप अपने लिए लोगों के नज़रिए में एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो अब टाइम आ गया है ये सीखने का कि लोग आपको किस तरह जज करते हैं। रियल वर्ल्ड में ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सबसे ये सवाल पूछते फिरो कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं, बल्कि आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़कर ये बात खुद समझनी पड़ेगी। अटॉर्नीज अक्सर लोगों की इंस्टिंक्टिव बॉडी रिएक्शन पर फोकस करते थे, यानी लोगों के फेस और हाव भाव पर ध्यान देते थे, जैसे कि उनके सवाल पर क्या वो आगे की तरफ झुके, क्या आपके हथेलियाँ खुली हैं, जो शो करती हैं कि जिस बात पर डिस्कस हो रहा है उसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर आपकी मुट्ठी बंधी है यानी आप डिसएग्री हैं। ट्रायल लॉयर्स अक्सर किसी को ऑब्जर्व करने के लिए लेडीज़ की हेल्प लेते हैं, क्योंकि औरतें आदमियों के मुकाबले बॉडी लैंग्वेज बेटर समझती हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें लॉयर या अटॉर्नी होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आता है तो हम खुद से सवाल करते हैं कि हमें उस इंसान पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। इसीलिए किसी से मिलने के कुछ महीने का टाइम काफ़ी क्रूशियल होता है, क्योंकि आपका रिएक्शन ही आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर शर्मीला है तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो अपनी मदर के पीछे छुप जाएगा या अपना फेस कवर कर लेगा। लेकिन वो बच्चा अपने फादर को देखते ही भागकर उनके गले लग जाता है। लील बच्चे की बॉडी को एक छोटे से फूल की तरह मानती हैं, जो सूरज की रोशनी से खिलता है। हम बच्चों से यही टेक्निक सीख सकते हैं, जिसे द बिग बेबी पाइवोट बोलते हैं। जो भी आपसे मिले उसे आपसे मिलकर अच्छा लगना चाहिए। उन्हें देखकर स्माइल करो और अपना पूरा अटेंशन दो, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो आपसे प्यार दुलार करता है, आपके गले से लिपट जाता है। द बिग बेबी पाइवोट टेक्निक सामने वाले को स्पेशल फील कराएगी और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। कुछ साल पहले लील एक कॉरपोरेट पार्टी में गई। उनके साथ उनकी फ्रेंड कार्ला भी थी, जिसका अभी अभी डिवोर्स हुआ था। कार्ला काफ़ी अट्रैक्टिव लेडी थी। कॉरपोरेट पार्टी में कई लोग उसे देख रहे थे। कुछ लोगों ने कार्ला को देखकर स्माइल किया तो बदले में कार्ला ने भी स्माइल किया, लेकिन उसने किसी को और कोई हिंट नहीं दिया। वो लील के साथ बातें करने में बिजी थी। हालांकि कार्ला किसी से बात करने में इंटरेस्टेड थी, पर उसे डर था कि शायद कोई उसे अप्रोच नहीं करेगा। फिर पार्टी के होस्ट का छोटा बेटा विली उनके पास आया तो कार्ला ने उसे एक बड़ी सी स्माइल दी। उसने जब विली से पूछा कि तुम्हें पार्टी में मज़ा आ रहा है, तो विली बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे अटेंशन मिल रही थी। बाद में वो किसी और के पास जाकर उससे बात करने लगा। कार्ला और लील फिर से अपनी बातों में मस्त हो गए तो लील ने देखा कि अब कुछ और लोग भी कार्ला की तरफ देख रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि कब कार्ला भी पलटकर उनकी तरफ देखे। तो लील ने कार्ला को द बिग बेबी पाइवोट टेक्निक यूज करने को बोला। उसने कार्ला को बोला कि अब जो भी नेक्स्ट आदमी उसे देखकर स्माइल करे तो वो भी उसे बड़ी सी स्माइल दे और बातचीत की शुरुआत करे। बिल्कुल ऐसा ही जैसा बिली ने किया था। उसे भी लोगों को पूरा टेंशन देना चाहिए। लील की बातें सुनकर कार्ला को एनकरेजमेंट मिली। कार्ला ने लील का प्लान ट्राई किया तो थोड़ी देर बाद ही एक हैंडसम लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। पूरी पार्टी के दौरान दोनों बातें करते रहे और पार्टी खत्म होते ही कार्ला अपने नए फ्रेंड का हाथ पकड़े पार्टी से निकल गई। तो दोस्तों, अभी समय आ गया है इस बुक के कंक्लूजन का। बात अगर जॉब प्रमोशन की हो या नए फ्रेंड्स बनाने की या फिर एक सक्सेसफुल डील क्लोज करने की, तो सिर्फ टॉकिंग से बात नहीं बनती। यह बुक आपको सिखाती है कि हम अपने कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल इशारों को, जैसे स्माइल, पोस्चर या आई कांटेक्ट जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी ट्रिक्स भी बड़े काम आती हैं, जिससे हमें बेनिफिट तो होता ही है, साथ ही हमारे सेल्फ एस्टीम लेवल भी
इंक्रीज होता है। आपने फ्लूडिंग स्माइल के बारे में जाना, जहां आप किसी को देखकर स्माइल करते हो और उन्हें रियलाइज कराते हो कि आप सिर्फ उन्हें देखकर स्माइल कर रहे हो। स्टिकी आइज टेक्निक में आपके और सामने वाले के बीच एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटीमेसी और कनेक्शन होता है। स्टिकी आइज का एक और डीप फॉर्म है एपॉक्सी आइज, जहां आप अपने सामने वाले की बातों से ज़्यादा अपने टारगेट पर ज़्यादा ध्यान देते हो। इससे आपके टारगेट को लगता है कि आपका सारा ध्यान उनके रिएक्शन पर है और आप रियली में उनकी बातों की केयर करते हो। लेकिन ये याद रहे कि आपको एपॉक्सी आइज टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके किसी खास करीबी के ऊपर इंटेंस भी हो सकती है। और जब बात पोस्चर की हो तो हैंग बाई योर टीथ टेक्निक आपको याद दिलाएगी कि आप जहाँ भी जाएं स्माइल करना ना भूलें। अपने शोल्डर्स सीधे रखें और आपको अपना सिर झुकाना नहीं है, बल्कि ऊपर रखना है, जैसे कि आप किसी सर्कस में परफॉर्म करने जा रहे हैं। और लास्ट में द बिग बेबी पाइवोट हमें दूसरों के साथ डील करने में हेल्प करती है। जैसे कोई छोटा बच्चा हमारी अटेंशन चाहता हो तो आपको उन्हें बड़ी सी स्माइल देनी है और कुछ मज़ेदार बातें करनी है। ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करने में बेशक आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएंगी। आप उन लोगों से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो जो इन टेक्निक्स को लाइफ में अप्लाई कर चुके हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव करना होगा। इन टेक्निक्स को यूज करके आप भी बहुत से लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी, वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट बुक समरी कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।